नमस्कार, मैं वर्मा क्लासेस के अंतर्गत मनीषा वर्मा एक नए टॉपिक के साथ आप लोग के समक्ष आई हूँ। आज हमारा शिक्षा पर्व चल रहा है, तो बच्चों और मैं आप लोग को बताना चाहूँगी कि आज शिक्षा पर्व के अंतर्गत आपने सुना होगा NEP 2020। ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति आखिर है क्या, क्यों लाने की आवश्यकता हुई, अगर ये आई भी है तो इसके अंतर्गत किन किन बिंदुओं को लिया गया है, इसका मैं आप लोगों के सामने साझा करूंगी अपनी बातों को। और आप लोग उम्मीद करूंगी इस वीडियो के अंतर्गत जो नई शिक्षा नीति में कुछ जो बदलाव आया है इसको आप लोग भली भांति समझ सकेंगे और ये काफ़ी आप लोग के लिए लाभदायक होगा। तो सर्वप्रथम चलिए हम चलते हैं NEP 2020 को लेकर। तो जैसा कि हम जानते हैं कि NEP 2020 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लाई गई नई शिक्षा नीति है और ये इस शिक्षा नीति में जो किन बिंदुओं को जो लाया गया है वो किसी एक व्यक्ति का ही मतलब प्रयास नहीं कर सकते। ये एक मंथन है। मंथन करने का मतलब है इसमें विभिन्न प्रकार के शिक्षाविदों को पंचायत स्तर पर, राज्य स्तर पर जितने भी शिक्षाविद रहे हो या जिन्हें 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 कुछ सुझाव देने थे वो सारे सुझाव को लेकर उन सारे सुझावों को लेकर एक रूपरेखा तैयार की गई और जिससे नई शिक्षा नीति NEP 2020 के अंतर्गत लाया गया। यह नीति अंतरिक्ष वैज्ञानिक के कस्तूरी रंगन के अध्यक्षता वाली समिति की रिपोर्ट पर आधारित है। नई शिक्षा नीति के अंतर्गत 2020 NEP के अंतर्गत वर्ष 2030 तक जो सकल नामांकन अनुपात है उसे 100% तक लाने का लक्ष्य रखा गया है और ये 100% तक लाने के लक्ष्य के अंतर्गत बालिका शिक्षा जो बीच में छूट जाता है उसके प्रभाव को कम करना, उसके कारणों को ढूंढना, उसके निदान को देना या फिर ड्रॉप आउट की समस्या को भी आखिर क्यों हो रही है ड्रॉप आउट की समस्या, ड्रॉप आउट समस्या का क्या समाधान है, इन सारी बिंदुओं पर काफ़ी हद तक प्रयास किया गया है रोक लगाने के लिए। तो कहने का मतलब है कि इन सारी बिंदुओं को देखते हुए अनुपात की दर को 100% लाने का सकल प्रयास किया गया है। दूसरे पॉइंट के अंतर्गत हम आते हैं तो इस नीति के अंतर्गत केंद्र व राज्य सरकार के सहयोग से शिक्षा क्षेत्र पर GDP के 6% हिस्से को सार्वजनिक व्यय का लक्ष्य रखा गया है। तीसरा, इस घोषणा के साथ ही पहले हम लोग इसे HRD के नाम से जानते थे, अर्थात मानव संसाधन प्रबंधन मंत्रालय को जानते थे इसको, तो अब इसे बदलकर इसका नाम केवल शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। अब हम इसे केवल शिक्षा मंत्रालय के रूप में ही जानेंगे। नई शिक्षा नीति जो NEP 2020 आई है उसका प्रमुख बिंदु है अब हमारी शिक्षा नीति 5+3+3+4 वाली शैक्षणिक संरचना तैयार की गई है। तो आइए हम जानेंगे 5+3+3+4 आखिर है क्या। तो इसमें जो है सर्वप्रथम पहले हमारी शिक्षा 10+2 पर आधारित थी तो उसे ख़त्म कर दिया गया है। उसे अब हम लोग 5 से 18 वर्ष तक को 3 से 18 वर्ष तक के आयु वाले बच्चों को अब हमको लेकर इसमें चलना है। तो 5+3+3+4 के अंतर्गत होता है 5, सबसे पहले 5 आया तो उसको हम समझते हैं। तो 5 वर्ष की फाउंडेशन स्टेज होगी जिसमें 3 साल की प्री प्राइमरी स्कूल और ग्रेड 1-2 आएगा, ठीक है। और फिर दूसरा है 5+3। अब 3 वर्ष में क्या है तो 3 वर्ष में होगी प्री पैरेंटल स्टेज, यानी कि अब बच्चे जो है 3, 4, 5 की अवस्था को पार करेंगे। फिर 3 वर्ष हुआ, 3 वर्ष में हुआ मध्य चरण, इसमें ग्रेड 6, 7, 8 आएंगे। फिर है अंत में 4 जोड़ 4, तो इस 4 वर्ष में उच्च माध्यमिक शिक्षण आएगी, यानी कि 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं। अब बच्चे को हम 3 से लेकर 12वीं कक्षा तक के बच्चों की शैक्षणिक अवस्था को देखेंगे। पहले अब हमें कोई यूनिवर्सिटी के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, अब हमारे बच्चे इसी ग्रेड के अंतर्गत 12th तक की शिक्षा को लेंगे। NEP 2020 के अंतर्गत HRO द्वारा बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान पर भी एक राष्ट्रीय मिशन की स्थापना की गई है, जिसके अंतर्गत वर्ष 2025 तक बच्चों जो कक्षा 3 के हैं उनको आधारभूत कौशल सुनिश्चित कराने का लक्ष्य रखा गया है।
पाठ्यक्रम और मूल्यांकन संबंधी सुधार के तहत भी बहुत सारी बातें आई हैं। पहले विज्ञान, कला और व्यावसायिक व शिक्षण विषय के पाठ्यक्रम के बीच बहुत सारी खाई होती थी। उस खाई को पाटने का भी काम किया गया है। करने का मतलब अब इनमें कुछ ज़्यादा अंतर नहीं रहेगा। जो बच्चे साइंस के साथ साथ कला को भी लेकर पढ़ सकते हैं, या किसी कारणवश अगर स्नातक के त्रिवर्षीय में वो 1 वर्ष दिया और फिर नहीं कर पाया, और किसी कारणवश उसकी पढ़ाई छूट गई या गैपिंग आ गई, तो उसको 1 वर्ष का डिप्लोमा डिग्री भी दी जाएगी। इन सारी बातों को भी काफ़ी हद तक ध्यान रखा गया है। कक्षा 6 से ही शैक्षणिक पाठ्यक्रम में व्यावसायिक शिक्षा को शामिल कर दिया गया है। अब उसके लिए इंटर्नशिप की व्यवस्था की गई है। पाठ्यक्रम के लिए एनसीईआरटी को दायित्व दिया गया है। छात्रों के समग्र विकास के तहत क्लास 10वीं और 12वीं की परीक्षा को अब सेमेस्टर स्तर पर और बहुवैकल्पिक प्रश्न की व्यवस्था की गई है। छात्रों की प्रगति और मूल्यांकन के लिए मानव निर्धारित रूप में परख नामक ऐप की भी स्थापना की गई है, जो कि काफ़ी अच्छी प्रयास कही जा सकती है। शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अच्छी प्रयास है। छात्रों और छात्राओं के लिए कुछ अच्छी निर्णय लेने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर आधारित सॉफ्टवेयर भी तैयार किए गए हैं। तो ये सारी चीज़ें को देख रहे हैं। नई शिक्षा नीति में काफ़ी हद तक बहुत ही अच्छे ढंग से दिया गया है। अगर इन सारी चीज़ों को ईमानदारी पूर्वक पालन किया जाए और इसे लागू किया जाए, अगर ये 1% भी अपने लक्ष्य को निर्धारित करती है, तो भारत अग्रणीय देशों की श्रृंखला में आ सकता है और बहुत हद तक हमारी शिक्षा व्यवस्था के लिए मील की पत्थर भी साबित हो सकती है। अगर हम निष्कर्ष रूप में देखें तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 21वीं सदी के भारत की जरूरत को पूरा करने के लिए भारतीय शिक्षा प्रणाली में बदलाव हेतु जिस नई शिक्षा नीति 2020 को मंजूरी दी है, अगर उसका क्रियान्वयन सफल तरीके से होता है तो ये नई प्रणाली भारत को विश्व के अग्रणी देशों के समकक्ष लाने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। नई शिक्षा नीति का उद्देश्य सभी छात्रों को उच्च शिक्षा प्रदान करना है। एनईपी 2020 के तहत 3 साल से 18 साल तक के बच्चों को शिक्षा के अधिकार कानून के तहत उन्हें शिक्षा प्रदान करना है। और फिर 2000 अधिकार के तहत 34 वर्ष पश्चात इस नई शिक्षा नीति का उद्देश्य सभी को शिक्षा का अलग जगाना। 2025 तक पूर्व प्राथमिक शिक्षा 3 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों के बीच सार्वभौमिक बनाने हेतु बनाना है। स्नातक शिक्षा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी मतलब और क्या 3D मशीन, डेटा विश्लेषण, जैव प्रौद्योगिकी, अक्षमता को समझना आदि क्षेत्रों में व्यापक विस्तार किया गया है, ताकि बच्चे जब इन क्षेत्रों स्नातक ग्रेड से निकले तो एक कुशल पेशेवर तैयार होकर निकले और उनके रोजगार आदि समस्या को काफ़ी हद तक इससे दूर किया जा सकती है। यानी कि वो शिक्षित बेरोजगारी जो है अभी हमारे देश में बढ़ रही है, वो काफ़ी हद तक इन सारी चीज़ों से समाप्त हो सकता है। अगर ये वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक करिएगा। धन्यवाद।